ये लो आपका चॉकलेट। क्या हुआ बाबा, क्या परेशानी है आप बताएं। बेटा मेरी तो ख्वाहिश है हज या उम्रा। बाबा मैं अल अरीस टूर्स एंड ट्रैवल्स को जानता हूँ। हाँ हाँ वही जो नियामत ताहरी के अपोजिट और जमजम बेकरी के पीछे। जियारतें कैसे करूँगा और हैदराबादी खाना? वहाँ पे आपको जियारतें अच्छे से हो जाएगी। वो हैदराबादी खाना 3 टाइम लजीज खाना, ईरानी चाय के साथ। और अब्बाजान आपको पता है हैदराबाद से जिद्दा, जिद्दा से हैदराबाद डायरेक्ट फ्लाइट है। मक्का मदीने को जाने के लिए वहाँ पे एसी बस का भी इंतजाम है। अल अरीस टूर्स एंड ट्रैवल्स, आप भी तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज में आपका खैर मकदम। प्रजापति नाम का एक 45 वर्षीय किसान सुबह सुबह अपने खेत में काम कर रहा होता है। उस वक्त फॉग इतनी अधिक थी कि उसे 10 फीट भी दूर नजर नहीं आता। तभी अचानक से एक तेज आवाज के साथ एक काला साया उसके सिर के ऊपर से गुजरता है और कुछ ही सेकंड्स में एक धमाके के साथ वो काला साया आग के गोले में बदल जाता है। जब वो नजदीक आकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वहाँ एक विशालकाय विमान धूं धूं करके जल रहा होता है। कैसे ये प्लेन घने कोहरे के बीच आग के गोले में बदल गया, आइए सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। 19 अक्टूबर 1988 मुंबई, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली के बाद ये इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। उन दिनों इसे सहार एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, पर साल 1999 में इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया। इसके बाद फिर से 2018 में महाराज टाइटल जोड़ दिया गया और इस तरह से मुंबई में स्थित इस एयरपोर्ट को हम छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। 19 अक्टूबर 1988 सुबह के 5 बजे इंडियन एयरलाइन का एक विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। प्लेन में 2 पायलट, 4 क्रू मेंबर सवार हो गए। इस प्लेन में 129 पैसेंजर्स सवार होने वाले थे। कुछ ही देर में सारे पैसेंजर्स अपने अपने सीट पर पहुंच गए, लेकिन जब सारे पैसेंजर्स को गिना गया तो एक पैसेंजर अब भी मिसिंग था। उसी का इंतजार करते करते 20 मिनट और गुजर गया। फाइनली 6:05 में यह प्लेन मुंबई से उड़ान भरा। इस प्लेन को सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद जाना था। सुबह की ताजी हवा और आकाश में हल्के हल्के बादलों के बीच इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 113 मजे से उड़ता जा रहा था। उड़ान के करीब 20 मिनट बाद पायलट ने ATC से कांटेक्ट किया और कहा कि यहाँ पर तो मौसम बहुत अच्छा है, ये बताइए कि अहमदाबाद में मौसम कैसा है। ATC ने जवाब देते हुए कहा कि यहाँ पर विजिबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन आप आराम से लैंड कर सकते हैं। अब इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 113 धीरे धीरे अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़ा। कुछ ही मिनटों में दोनों पायलट ने ये नोटिस करना शुरू कर दिया कि धीरे धीरे मौसम तो खराब होने लगी। ये सब कुछ देखते हुए पायलट ने ATC को फिर से कांटेक्ट किया और कहा कि अब एयरपोर्ट में मौसम कैसा है। ATC ने जवाब दिया कि फिलहाल विजिबिलिटी लगभग 6 किलोमीटर तक की है, यानी कि आप आराम से 6 किलोमीटर की दूरी तक देख सकते हैं। 6 किलोमीटर की विजिबिलिटी में प्लेन आराम से लैंड कर सकता है। इसलिए पायलट ने कहा कि ठीक है, हम धीरे धीरे रनवे की ओर आ रहे हैं। ATC ने इंस्ट्रक्शन दिया कि आप 15,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंचकर हमें इन्फॉर्म कीजिए। अब धीरे धीरे प्लेन नीचे आता गया। जैसे जैसे ये प्लेन नीचे आ रहा था, प्लेन के आसपास कोहरा भी बढ़ता जा रहा था। ये सब देखते हुए दोनों पायलट काफी घबरा गए। उन्होंने फिर से ATC से कांटेक्ट किया। अब यहाँ पर ATC ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप प्लेन को 1700 फीट के एल्टीट्यूड पर ले आइए और हमें इन्फॉर्म कीजिए। मे भी पायलट को लगा होगा कि विजिबिलिटी यहाँ पर कम है, इसलिए हमें आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो सकता है इसके नीचे विजिबिलिटी अच्छी हो। तभी तो ATC कह रहा है कि विजिबिलिटी 6 किलोमीटर तक की है। इसी उम्मीद से वो नीचे आते गए, पर 6 किलोमीटर की विजिबिलिटी तो दूर की बात है, उन्हें 2 किलोमीटर भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी फ्लाइट 113 नीचे आता गया। दोस्तों, पुअर विजिबिलिटी में जब आगे कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो
तब पायलट्स के द्वारा ये जान पाना बेहद कठिन हो जाता है कि प्लेन अभी कहां पर है। इसलिए एयरपोर्ट के पास VOR एंटीना लगा होता है, जिसे हम VHF ओमनी डायरेक्शनल रेंज कहते हैं। VHF मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ये करता क्या है कि शॉर्ट रेंज में 2 रेडियो सिग्नल भेजता है। जब कोई प्लेन इस VOR एंटीना के आसपास जाता है तो प्लेन में लगा VOR रिसीवर इस रेडियो सिग्नल को रिसीव कर लेता है। अब यहाँ पर दूसरे सिग्नल का काम दरअसल ये है कि वो सिग्नल हमेशा नॉर्थ की ओर होता है, यानी कि वो मैग्नेटिक नॉर्थ को दर्शाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि नॉर्थ से कंपेयर किया जा सके कि प्लेन का लोकेशन नॉर्थ से कितने डिग्री पर है। इसको मजाक मजाक में समझे तो सपोज मैंने आपसे कहा कि वो लंबा पेड़ है ना, वहाँ से तुम्हें राइट की ओर 10 कदम जाना है, वहीं पर मेरा घर है। इतना बताने के बाद आपको आराम से मेरा घर का लोकेशन पता चल जाएगा। लेकिन मान लो अगर मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि राइट में मुड़कर 10 कदम आगे जाना मेरा घर मिल जाएगा, ऐसे में माथा पटक पटक कर दीवार टूट जाएगा, लेकिन आपको मेरा घर नहीं मिलेगा। क्योंकि राइट की ओर मुड़ना है ये तो पता है, लेकिन कहाँ से मुड़ना है ये आपको नहीं पता। VOR एंटीना का मैग्नेटिक नॉर्थ दरअसल वो पेड़ का काम करता है, जिसे हम एक रेफरेंस लाइन मानकर लेफ्ट राइट मुड़ सकते हैं। इसलिए VOR एंटीना हमेशा 2 तरह के सिग्नल ट्रांसमिट करता है। पहला सिग्नल मैग्नेटिक नॉर्थ यानी कि पेड़, और दूसरा सिग्नल हर एक डायरेक्शन में फैलता है, जिससे प्लेन का पता चलता है, यानी कि मेरा घर। अब प्लेन मैग्नेटिक नॉर्थ से किस डायरेक्शन में है ये आराम से पता चल जाएगा। तो इस तरह से VOR एंटीना की मदद से पायलट को पता चल जाता है कि हम अभी कहां पर है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मान लो कि ये VOR एंटीना है और ये है मैग्नेटिक नॉर्थ। प्लेन मैग्नेटिक नॉर्थ से 90 डिग्री पर है। मान लो प्लेन VOR एंटीना से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तब भी प्लेन 90 डिग्री में रहेगा। और अगर ये प्लेन एंटीना से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, तब भी ये 90 डिग्री पर रहेगा। इसी तरह दूरी बढ़ते बढ़ते प्लेन चाहे चांद पर क्यों न चला जाए, ऐसे में पायलट को ये तो पता चल जाएगा कि हम एंटीना से कितने डिग्री के एंगल में हैं, लेकिन ये पता नहीं चल पाएगा कि उस एंटीना से हमारी दूरी कितनी है। यहीं पर VOR के साथ एक और डिवाइस की एंट्री हो जाती है, जिसे हम DME के नाम से जानते हैं, यानी कि डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट्स। ये प्लेन में VOR रिसीवर के साथ ही फिट होता है। ये DME लगातार डिस्टेंस कैलकुलेट करता रहता है। अगर ये डिस्टेंस लगातार कम होता है, इट मीन्स प्लेन VOR एंटीना के पास जा रहा है। अगर DME पाता है कि डिस्टेंस लगातार बढ़ रहा है, इट मीन्स प्लेन VOR एंटीना से दूर जा रहा है। तो इस तरह से पायलट को पता चल जाता है कि वो किस लोकेशन पर है, और साथ ही साथ VOR की दूरी का भी पता चल जाता है। इसलिए आजकल के लेटेस्ट प्लेन में जब भी VOR रिसीवर लगाया जाता है, तो उसी के साथ साथ DME को भी फिट कर दिया जाता है। तो अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद वापस से आते हैं अपनी कहानी पर। इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 113 के पायलट को जब आगे कुछ भी दिखाई नहीं देने लगा, तब उन्होंने VOR की मदद से ये पता लगा लिया कि इस वक्त हम कहां पर उड़ रहे हैं। ATC के आदेश के अनुसार प्लेन 1700 फीट के एल्टीट्यूड पर ठीक VOR एंटीना के ऊपर से उड़ान भर रहा था। वो उम्मीद कर रहे थे कि नीचे जाने के बाद विजिबिलिटी लगभग 6 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी, लेकिन दोनों पायलट सिर्फ 2 किलोमीटर के दायरे में ही देख पा रहे थे। फ्लाइट प्लान के अनुसार इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 113 को रनवे नंबर 23 पर लैंड करना था। यहाँ पर रनवे के नंबर में यानी कि 23 में एक 0 छुपा होता है। ये 23 दरअसल 230 डिग्री को इंडिकेट करता है। इसलिए पायलट ने VOR की मदद से प्लेन को 230 डिग्री की ओर मोड़ दिया, ताकि प्लेन रनवे 23 की ओर चला जाए। मे भी उन्हें यहाँ पर ऐसा लगा होगा कि चलो कोई बात नहीं, अगर हमें ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता है अगर हम रनवे के पास जाएं तो रनवे में जलता हुआ तेज लाइट हमें दिख जाएगा और हम वहां पर लैंड कर सकते हैं। फ्लाइट 113 ILS पर लैंडिंग करने वाले थे। ILS यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, यानी कि दोनों को पता था कि VOR एंटीना की मदद से
हम रनवे के आसपास पहुंच जाएंगे और रनवे के आसपास पहुंचने के बाद ILS सिस्टम प्लेन को डिटेक्ट कर लेगा। इसके बाद प्लेन इस ILS की मदद से आराम से इस घने कोहरे में भी लैंड कर सकता है, चाहे आगे कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फ्लाइट 113 के दोनों पायलट रनवे 23 की ओर बढ़ रहे थे, पर ना तो रनवे मिला और ना ही किसी ILS सिस्टम ने प्लेन को डिटेक्ट कर पाया। घने कोहरे में उन्हें ये भी दिखाई नहीं दिया कि वो मौत की ओर बढ़ रहे हैं। यहीं पर वो किसान अपने खेत में काम कर रहा था और अचानक से उसके ऊपर से बेहद कम ऊंचाई से एयर इंडिया का ये विमान गुजरा और आगे जाकर क्रैश हो गया। वो तुरंत ही गांव वालों के साथ क्रैश लोकेशन पर पहुंचा। उन्होंने 5 लोगों को जलते हुए विमान से बाहर निकाला। इन 5 लोगों का नाम कुछ इस प्रकार से है। इन किसानों ने 5 को जिंदा तो बाहर निकाल लिया, लेकिन इनकी जान बचाने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि उन किसानों को डर था कि अगर हम इन्हें टच करेंगे तो पुलिस हमें भी इन लफड़ों में इन्वॉल्व कर लेगी। इसलिए उन्होंने किसी को छुआ नहीं, लेकिन उन्होंने नरोरा पुलिस स्टेशन कॉल किया और फायर फाइटर्स को भी कॉल किया। इन सबको पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय गुजर गया। हालांकि ये प्लेन एयरपोर्ट से अधिक दूरी पर क्रैश नहीं हुआ था। मुश्किल से ये प्लेन एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर के दायरे में क्रैश हुआ होगा, फिर भी इतना समय लग गया। प्लेन में मौजूद 135 लोगों में से 130 लोग दम तोड़ चुके थे। वहीं 5 लोग जिन्हें आग से बाहर निकाला गया, उनकी सांसें अभी भी चल रही थी। 5 को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इसमें भी 3 लोगों की जान चली गई। हादसे में सिर्फ 2 लोग ही बच पाए। इस घटना ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। अगर विजिबिलिटी 6 किलोमीटर की थी तो पायलट को आगे कुछ भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा था? कैसे एडवांस ILS सिस्टम जो आंखें बंद करके भी प्लेन को लैंड करा सकता है, वो भी इस प्लेन को बचाने में असफल हो गया? कैसे दोनों पायलट को एयरपोर्ट का रनवे ही दिखाई नहीं दिया? आइए सब कुछ समझते हैं विस्तार से आज के इस इन्वेस्टिगेशन वीडियो में। घटना के अगले दिन से ही इन्वेस्टिगेशन की टीम अपने काम में लग गए। इस इन्वेस्टिगेशन की सबसे अच्छी बात ये थी कि एक चीज पहले से ही क्लियर हो चुका था कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो लो विजिबिलिटी के कारण हुआ। मे बी उन्हें कोहरे में ठीक से दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन ये तथ्य भी झूठा दिखाई देने लगा, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन की टीम ने रनवे और क्रैश लोकेशन को कंपेयर किया तो उन्होंने पाया कि प्लेन तो रनवे से एकदम अलाइन था। मान लेते हैं कि पायलट को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वो रनवे से कैसे अलाइन हो गया? यहाँ पर एक बात तो साफ हो गई कि प्लेन ठीक रनवे के सीध में आ चुका था, लेकिन वो रनवे से आगे निकल गए। अब ATC और पायलट की रिकॉर्डिंग सुना गया। इस रिकॉर्डिंग में साफ साफ सुना जा सकता है कि दोनों पायलट बहुत ही टेंशन में थे कोहरे को लेकर, क्योंकि उन्हें उतनी विजिबिलिटी नहीं मिल रही थी जितना कि ATC के द्वारा दावा किया गया था। जैसा कि ATC ने कहा था कि विजिबिलिटी 6 किलोमीटर है, पर पायलट्स को उतने दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। अब यहाँ पर उस दिन उस समय का वेदर रिपोर्ट निकाला गया। इस वेदर रिपोर्ट ने एक और चौंका देने वाला खुलासा किया। रिपोर्ट के अनुसार मौसम हर कुछ मिनटों में बदल रही थी। ऐसे में ATC को करंट रिपोर्ट पायलट को बताना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। जब फ्लाइट 113 15,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ रहे थे, तभी उन्होंने कोहरे का सामना किया। ATC से पूछने के बाद ये पता चला कि विजिबिलिटी 6 किलोमीटर तक है, लेकिन ये रिपोर्ट गलत थी। दरअसल ATC ने 15 मिनट पहले का रिपोर्ट बता दिया। जब प्लेन 15,000 फीट से भी नीचे आने लगा, तब पायलट को लगने लगा कि 6 किलोमीटर की विजिबिलिटी तो हमें दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर फिर से 6:25 में ATC से कांटेक्ट किया गया। अब ATC ने 6:10 का पुराना रिपोर्ट बता दिया। 6:10 में 5-6 किलोमीटर तक आराम से देखा जा सकता था, लेकिन 6:25 में विजिबिलिटी 6 किलोमीटर से घटकर 3 किलोमीटर हो गई। इस तरह से परेशान पायलट और भी परेशान होते गए। अब जैसे जैसे प्लेन नीचे आता गया, पायलट ये उम्मीद कर रहे थे कि विजिबिलिटी बढ़ेगी, पर बढ़ने के बजाय और भी कम होने लगी। 3 किलोमीटर से गिरकर 2 किलोमीटर से भी कम हो गई। यहाँ पर ऐसा हो चुका था मानो पायलट की आंखें बंद कर दी गई हो और कह दिया गया हो
कि आप सिर्फ कॉकपिट और उसके आसपास की चीजों को ही देख सकते हैं। बाहर का नजारा जैसे अदृश्य हो चुका था। अब इस मुसीबत से प्लेन को कोई बाहर निकाल सकता था तो वो था ILS यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। ये बेसिकली जीरो विजिबिलिटी में भी प्लेन को सही सलामत लैंड करा सकता है। हालांकि जीरो विजिबिलिटी कभी होती नहीं। खैर, आगे की कहानी समझने के लिए हमें थोड़ी बहुत ILS की जानकारी होनी चाहिए। तो ILS को आसान भाषा में समझें तो इसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, लोकलाइजर और ग्लाइड स्लोप। देखा जाए तो इन्हीं दो सिस्टम की जरूरत पड़ती है प्लेन को लैंड कराने के लिए। दरअसल होता यूं है कि जैसे ही प्लेन एयरपोर्ट के नजदीक आता है, एयरपोर्ट में मौजूद ILS सिस्टम प्लेन को डिटेक्ट कर लेता है। इसके बाद ILS का जो लोकलाइजर होता है वो प्लेन को हॉरिजॉन्टल गाइडेंस प्रोवाइड करने लगता है। मतलब कि अगर प्लेन रनवे से थोड़ा बाएं या दाएं जा रहा है तो ये लोकलाइजर पायलट को ये बता देगा कि आप रनवे के सीध में नहीं हैं। अगर यहाँ पर ऑटो पायलट को ऑन कर दिया जाए तो प्लेन ऑटोमेटिकली रनवे के सीध में आ जाएगा और इस तरह से प्लेन रनवे से अलाइन हो जाएगा, चाहे पायलट को आगे कुछ दिखाई दे रहा हो या नहीं। लेकिन सिर्फ रनवे के सीध में आ जाने से प्लेन सुरक्षित लैंड नहीं कर सकता। इसके लिए ग्लाइड स्लोप की भी मदद लेनी पड़ती है। लोकलाइजर की मदद से प्लेन रनवे के सीध में तो आ जाएगा, पर प्लेन को लैंड कराने के लिए ऊंचाई को भी मैनेज करना पड़ेगा। नहीं तो ये प्लेन रनवे के आगे जाकर लैंड कर सकता है या फिर रनवे पर पहुंचने से पहले ही ये टच डाउन कर सकता है। दोनों ही केस में प्लेन क्रैश हो सकता है। इसलिए प्लेन को एक सुरक्षित ऊंचाई से लैंड कराया जाता है। इसे हम ग्लाइड स्लोप के नाम से जानते हैं। अगर प्लेन ग्लाइड स्लोप से ऊपर चला जाता है तो ILS का ये ग्लाइड स्लोप पायलट को बता देगा कि प्लेन की ऊंचाई अधिक है, थोड़ा कम करो। अगर ग्लाइड स्लोप से नीचे जाता है तब भी ये बता देगा कि प्लेन बहुत नीचे है, थोड़ा ऊपर कर लो। और इस तरह से प्लेन ग्लाइड स्लोप की मदद से आराम से रनवे पर लैंड कर सकता है, चाहे पायलट को कुछ दिखाई दे रहा हो या नहीं। तो इस तरह से ILS का लोकलाइजर और ग्लाइड स्लोप दोनों मिलकर प्लेन को सुरक्षित लैंड करा सकता है। ILS के बारे में और भी डिटेल जानकारी के लिए मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। अब वापस आते हैं इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 113 के पास। ATC के द्वारा दी गई गलत मौसम की जानकारी की वजह से प्लेन धीरे धीरे 2000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ गया, पर दोनों पायलट को कहीं भी रनवे दिखाई नहीं दिया। अब रनवे ना दिखाई देने के बाद भी पायलट VOR एंटीना की मदद से रनवे की ओर चले गए। उन्हें पता था कि ILS सिस्टम हमारे प्लेन को डिटेक्ट कर लेगा। इसके बाद हम ऑटो पायलट की मदद से रनवे पर अलाइन होकर आराम से लैंड कर सकते हैं। उनका ये सोचना बिल्कुल सही साबित हुआ, लेकिन आधी जैसे ही प्लेन रनवे के पास पहुंचा, ILS के लोकलाइजर ने प्लेन को डिटेक्ट कर लिया। अब ये लोकलाइजर प्लेन को रनवे के सीध में ले आया। अब बारी थी प्लेन को उसी सीध में नीचे आने की, और ये काम करने वाला था ILS का दूसरा मुख्य कंपोनेंट, ग्लाइड स्लोप। लेकिन उस दिन एयरपोर्ट में ग्लाइड स्लोप काम नहीं कर रहा था। यानी कि प्लेन रनवे के सीध में तो अलाइन हो सकता था, लेकिन वो नीचे आकर रनवे पर सही लोकेशन पर लैंड नहीं कर सकते थे बिना ग्लाइड स्लोप के। उनके पास प्लेन को लैंड कराने का बस एक ही रास्ता था। वो रास्ता ये था कि पायलट को खुद से मैनुअली ही प्लेन को नीचे लाना पड़ेगा। लेकिन ये काम तभी किया जा सकता है जब रनवे दिखाई दे। लेकिन अब तक दोनों पायलट्स में से किसी को भी रनवे दिखाई नहीं दिया। प्लेन धीरे धीरे नीचे आने लगा और दोनों पायलट का पूरा ध्यान विंड स्क्रीन की ओर था। वो ये देखने में व्यस्त थे कि रनवे आखिर कहां पर है। धीरे धीरे प्लेन की ऊंचाई कम होती गई। प्लेन रनवे के पास भी पहुंच गया। फिर भी कोहरा इतना घना था कि पायलट रनवे को देख नहीं पाए। अब प्लेन रनवे के ऊपर से होते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। फिर भी दोनों पायलट को ये एहसास भी नहीं हुआ कि हम रनवे को भी पार कर रहे हैं। वो रनवे को देखने में इतने मग्न हो चुके थे कि उन्होंने एल्टीमीटर को भी इग्नोर कर दिया, जो ये बता रहा था कि प्लेन लगातार नीचे जा रहा है। फिर क्या, इस प्लेन ने तो रनवे को भी पार कर दिया और करीब 2.5 किलोमीटर आगे जाकर क्रैश हो गया। एक जोरदार धमाके के साथ इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 113 का अंत हो गया। इस हादसे में एक नहीं बल्कि कई सारी गलतियां की गई। ATC पुराना वेदर रिपोर्ट पायलट को बता रहे थे। ATC ने कभी भी प्लेन को रोकने की कोशिश नहीं किया कि विजिबिलिटी कम है तो यहाँ पर लैंड मत करो। एयरपोर्ट में ग्लाइड स्लोप का ना होना ये भी प्लेन क्रैश का एक बहुत बड़ा कारण है। पायलट की गलतियों की बात करें तो उन्हें शुरू से ही ये अंदाजा था
कि मौसम खराब है। यहाँ पर उन्होंने एटीसी से पूछा, चलो अच्छी बात है, लेकिन उन्हें एटीसी के डायरेक्शन के अलावा अपनी आंखों पर भी भरोसा करना चाहिए था। अगर वो देख रहे थे कि हमें दूर तक दिखाई नहीं दे रहा तो वो प्लेन के लैंडिंग को रोक सकते थे। एक पायलट अपनी मर्जी से प्लेन को लैंड करा सकता है। अगर उसे लगता है कि हम प्लेन को उतार सकते हैं तो वो उतार लेगा। एटीसी बस उसकी मदद कर सकता है, उसे ऑर्डर नहीं दे सकता। कुल मिलाकर कहें तो पायलट ने भी अपने इन्वायरमेंट को देखते हुए सही डिसीजन नहीं लिया। आखिरी वक्त में भी जब प्लेन रनवे से अलाइन हुआ तब भी वो वापस प्लेन के पावर को बढ़ाकर वापस से टेक ऑफ कर सकते थे, लेकिन रनवे ना दिखने के बावजूद भी उन्होंने लैंडिंग को कंटिन्यू रखा। रूल के अनुसार लैंडिंग के दौरान प्लेन अगर 500 फीट के एल्टीट्यूड के आसपास पहुंच जाता है फिर भी उसे रनवे दिखाई नहीं देता तो किसी भी कीमत पर पायलट प्लेन को 500 फीट से नीचे नहीं ला सकता। उसे वहीं पर लैंडिंग को रोक के इंजन के पावर को बढ़ाकर वापस से टेक ऑफ कर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस रूल को भी तोड़ा गया। पायलट ने कभी भी एटीसी से परमिशन नहीं लिया कि हम रनवे 23 पर लैंड करने जा रहे हैं। इवन 1000 फीट पर आने के बाद भी उन्होंने एटीसी को नहीं बताया। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस हादसे में भी बहुत सारी गलतियां हुई। नतीजा 135 लोगों की मौत। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद। तो नाज़रीन इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। खुदा हाफिज।